नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। दलाई लामा के प्रकरण से शी जिनपिंग के होश उड़ गए। आप जानते हैं कि तिब्बत का मामला चीन के लिए बहुत ही संवेदनशील होता है। क्यों होता है, इसके बड़े कोई ऐतिहासिक कारण है। और इसी कारण से जब दलाई लामा भारत में आ गए थे 1958 में, जब तिब्बत में एक विद्रोह हुआ था, उसके बाद दलाई लामा, जो उस समय एक किशोरावस्था में ही थे, और वहाँ से तवांग होते हुए फिर भारत में आए थे, और उनको नेहरू जी ने शरण दी थी, और धर्मशाला में उन्होंने एक निर्वासित तिब्बत की सरकार बनाई थी, तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जो कि आज भी धर्मशाला में, धर्मशाला क्या बल्कि धर्मशाला के ऊपर एक मैक्लियोडगंज नाम की एक स्थान है, वहाँ पर इनका स्थान है, और वहीं से तिब्बत की सरकार गवर्न करती है। तो चीन को सदैव यह आपत्ति रही है भारत से कि साहब कि आपने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण क्यों दे रखी है। वैसे तो दलाई लामा को धर्मशाला में शरण देने के पीछे मुख्य कारण ये था कि बहुत सारे तिब्बतन जो थे, वो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है तिब्बत से, तो उधर से होते हुए और वो धर्मशाला आके और निर्वासन में रहने लगे थे। वैसे तो दलाई लामा को अनेक स्थानों से ऑफर था, और यूएस भी उनको साथ में रखना चाहता था, लेकिन वो यूएस नहीं गए। उन्होंने धर्मशाला का ही चयन किया कि धर्मशाला में ही वो अपनी सरकार बना के रखेंगे, और धर्मशाला में ही उनका जो एक स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है वो भी रहेगा। दलाई लामा वज्रयान बौद्ध मत के प्रवर्तक हैं, और उनके स्पिरिचुअल गुरु होने के साथ साथ जो उनकी पॉलिटिकल सत्ता है, वो भी दलाई लामा के हाथ से ही निकलती है। यद्यपि तिब्बतन सरकार जो है वो धर्मशाला में, जिसका हेडक्वार्टर है, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है, और तिब्बत का एक प्रधानमंत्री होता है, वो भी धर्मशाला में ही बैठता है। कई वर्षों से हम ये कहते आ रहे थे कि भाई, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गलती की कि जब उन्होंने तिब्बत को चीन का अंग मानने की स्वीकृति दे दी, और उसके बदले में बहुत कुछ नहीं मिला। सिक्किम को भारत का अंग मान लिया गया, ऐसा एक भ्रम फैलाया गया, जबकि माना यह गया था कि कुछ सीमा जो तिब्बत की लगती थी सिक्किम से, उसको मान्यता चीन ने दे दी थी। तो उस एक छोटी-सी सीमा को लेके हमने पूरे के पूरे तिब्बत को चीन के हवाले कर दिया। लेकिन अब मोदी सरकार ने बिल्कुल अच्छी रणनीति अपनाई है, और उस अच्छी रणनीति के हिसाब से उन्होंने दलाई लामा को पूरी तरह से आगे बढ़ाना आरंभ कर दिया है, जिसको लेके चीन में खलबली है। शी जिनपिंग की सत्ता वैसे ही हिली हुई है। आजकल बात चल रही है कि साहब शी जिनपिंग जो हैं, उनकी सत्ता उनके हाथ से धीरे-धीरे खिसकती जा रही है। उनका एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन होता है। उस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वैसे तो चेयरमैन शी जिनपिंग ही हैं, लेकिन आज बताया जा रहा है, आज की स्थिति ये है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, यानी कि जो पीएलए है, जिसमें पीएलए एयर फोर्स और पीएलए नेवी भी आती है, और पीएलए रॉकेट फोर्स भी आती है, पीएलए स्ट्रेटेजिक फोर्स भी आती है। तो पीएलए के ऊपर शी जिनपिंग का नियंत्रण अब कतई नहीं रह गया है, और पीएलए का नियंत्रण उनके जो एक पहले इसी के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, जान यू हुआ, तो उनके पास चला गया है। तो अब जान के पास में ये नियंत्रण चले जाने से वैसे ही जो संकेत जा रहे हैं वो ये है कि शी जिनपिंग की सत्ता हिली हुई है। शी जिनपिंग की सत्ता हिली होने के कारण अब सीपीसी में भी, यानी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें भी उनकी सत्ता को अब चुनौती मिलने लगी है, और जो उनका एक पॉलिट ब्यूरो होता है, जिसमें ह्यू जिनताओ, वही ह्यू जिनताओ जिनको कि अ, पिछले 2020 के प्लीनम के अंतर्गत, जो कम्युनिस्ट पार्टी की प्लीनम होता है, उसमें उनको बाहर निकाल दिया गया था, बेइज़्ज़त करके। वो अब फिर से सर्वशक्तिमान होके उभर गए हैं, और अब वही निर्णय ले रहे हैं, और ये है कि साहब कि शी जिनपिंग जो है वो संभवतः प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। अब सीपीसी का जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट एक ही होते हैं। अब सीपीसी का नया जनरल सेक्रेटरी चुना जाए, और सत्ता विकेंद्रित की जाए,
कि सीपीसी का जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, उसके पास सीएमसी यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन नहीं रहेगा। ये तो ऑलरेडी इफेक्टेड हो गया एक तरह से क्योंकि शानहू जिया जो है वो बन गए हैं एक तरह से डी फैक्टो सीएमसी के अध्यक्ष। ऐसी स्थिति में जो दलाई लामा वाला प्रकरण है, इसको लेके शी जिनपिंग को और भी प्रहार उनके ऊपर किया जा रहा है अंदरूनी, कि तुम्हारे कारण ही यह स्थिति आई है कि अमेरिका और भारत मिलकर ये तिब्बत वाला प्रसंग जो है वो फिर से जागृत कर रहे हैं। आप ये देखे हैं कि अमेरिका ने पहले भी तिब्बत का बिल लाया हुआ है अपनी पार्लियामेंट में, और वो ट्रंप के पहले ट्रंप 1.0 के आखिरी दिनों में वो लाया गया था। वो अभी भी जीवित है। तो उस तिब्बत बिल के साथ साथ जिस प्रकार से मार्को रूबियो ने दलाई लामा का स्वागत किया है और दलाई लामा के जो आगे की जो परंपरा है उसको जीवित रखने की जो कवायद की गई है वो भी बड़ी रुचिकर है, रोचक है। कैसे होता है दलाई लामा का उत्तराधिकारी का चयन, वो दलाई लामा जो है वो स्वयं उसकी गाइडलाइंस तय करते हैं और ये माना जाता है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है। वैसे पहले लगभग 20 वर्ष से इसके ऊपर संदेह था, क्योंकि दलाई लामा ये स्पष्ट कह नहीं रहे थे कि उनका पुनर्जन्म होगा या नहीं, क्योंकि दलाई लामा जो है वो पुनर्जन्म का जो साइकिल है उसको ब्रेक करके मोक्ष की बात भी कर सकते थे कि सब अब मैं जो है इस साइकिल से ब्रेक हो रहा हूँ। लेकिन अब उन्होंने अपनी 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह कह दिया है कि मेरा पुनर्जन्म होगा। अच्छा, ये पुनर्जन्म होगा दलाई लामा का, तो दलाई लामा ही जो अगले दलाई लामा होंगे वही गुरु रहेंगे। दलाई लामा कैसे चुने जाते हैं कि दलाई लामा का जो पुनर्जन्म होगा तो फिर वो संकेत दे के जाएंगे वो कहाँ होगा। एक संकेत उन्होंने ये पहले ही दे दिया है कि जो अगला दलाई लामा होगा उसका जन्म एक स्वतंत्र देश में होगा। तो स्वतंत्र देश में वो तिब्बत को भी नहीं मानते, वो चीन को भी नहीं मानते। तो स्पष्ट रूप से जो भी अगला दलाई लामा होगा उसका जन्म एक स्वतंत्र देश में होगा। वह भारत भी हो सकता है, वो अमेरिका भी हो सकता है, लेकिन संभावनाएं अधिक है कि भारत ही होगा। भारत में कहाँ होगा इसके संकेत भी वो देंगे। उसके बाद फिर उनकी एक परिषद होती है और वो परिषद स्थान स्थान पर जाकर कई बच्चों में जिसमें वो लक्षण देखती है दलाई लामा के, उनका चयन करती है और उनको फिर लाती है और उनको धर्मशाला ला के फिर दलाई लामा के कक्ष में उनको भेजा जाएगा। फिर वो दलाई लामा के कक्ष में अपनी पुरानी वस्तुओं को किस प्रकार से पहचानते हैं इसका एक टेस्ट होगा और उसके बाद ही जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे कि यही बच्चा दलाई लामा है, क्योंकि ये अपने पूर्व जन्म की बातों को अच्छी तरह से जानता है, ये जब उनको स्पष्ट हो जाएगा तब उसको अगला दलाई लामा घोषित कर दिया जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि साहब कि इस सारी चक्कर में कि चीन को क्या समस्या है? चीन को भारी समस्या ये है कि भई यदि तिब्बत की सत्ता बाहर से चलती है, तो उन्होंने जो एक वन चाइना वाला जो कॉन्सेप्ट लगा रखा है जिसके तहत वो ताइवान को भी स्वतंत्र मानने से इनकार करते हैं और जो कोई भी ताइवान को स्वतंत्र मानता है या उसकी स्वतंत्र सत्ता को पहचान देता है, रिकॉग्निशन देता है, उसके साथ में एक तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस वन चाइना के प्रहार पर दलाई लामा की सत्ता, उस वन चाइना के कॉन्सेप्ट पर दलाई लामा की सत्ता एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक प्रकार से उसका घोषित तिरस्कार है। दूसरी तरफ चीन को यह डर लगता रहता है विशेष रूप से कि यदि दलाई लामा भारत में ही रहते हैं और अगले दलाई लामा भी भारत में ही रहते हैं, तो उनके इर्द गिर्द तिब्बत में कभी भी अवसर लगा तो भारत या अमेरिका वहां पर एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। विशेषकर से शी जिनपिंग जैसे एक टोटलिटेरियन, जी हाँ, उसको हम अतिवादी कह सकते हैं, जो पूरी तरह से एक अतिवादी एक शासक है, उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी चुनौती है और
उसकी सत्ता को चुनौती है और उसकी ईगो को उससे भी बड़ी चुनौती है। और ऐसे समय में जब उसकी सत्ता को चुनौती अंदर से ही मिल रही हो, बाहर से ये चुनौती मिलना वो अपने आप के लिए अत्यंत घातक समझता है। इसके लिए आपको जो सीपीसी के जो टॉप लीडर्स हैं, जो उनके नेता हैं और ख़ास तौर से जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इत्यादि होते हैं, उनकी मानसिकता समझनी पड़ेगी। वे अत्यंत ही असुरक्षित व्यक्तित्व होते हैं। इसलिए भारत ने जब अपने मंत्री किरेन रिजिजू को और अरुणाचल के मुख्यमंत्री को दलाई लामा की हिज होलीनेस दलाई लामा के वर्षगांठ 90वीं वर्षगांठ के उत्सव में जाने के लिए उनको परमिट कर दिया, तो भाई इस समय तो चीन की त्योरियां बहुत ही चढ़ी हुई हैं और वो न केवल अमेरिका की निंदा कर रहा है, वो भारत की भी निंदा कर रहा है। लेकिन आपके निंदा करने से कुछ नहीं होता शी जिनपिंग महोदय। आप तो पहले अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी बचाइए, वो स्वयं खतरे में पड़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।